वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हमारी जर्नी चल रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मेरे सारे जो मेंबर्स हैं आज की डेट में मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, मैं आपका भी काउंटिंग ये नहीं कर रहा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन जितने होंगे उतना अच्छा, जितना बढ़ेगा चैनल उतना ही आगे पढ़ेंगे सब लोग मिलके, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, अपने दोस्तों को भी चैनल के लिए बोलिए कि मेंबरशिप लें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेंबरशिप का तो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे लिखा कीजिए कि आपने मेंबरशिप लेके इसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये मत सोचना कि इतने से अमाउंट का मैं क्या वैल्यू दिखाऊं, इतने से वैल्यू नहीं है कि क्या आपको ऑलमोस्ट फ्री के हिसाब से आपकी जो एक मेंबरशिप फीस चार्ज करी जा रही है, तो क्या उसका फायदा आपको मिल रहा है। अगर आपको लगता नहीं कुछ शिकायत है हमें आपसे, तो आप लिखो शिकायतों को। अगर आप लगता है अच्छा पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों को रेफर करो, ठीक है। मेरा मनोबल बढ़ेगा तो ही तो मैं आगे और पढ़ा पाऊंगा ना, ठीक है। एज ए टीचर यही मेरा काम है, तो मुझे तो भैया इसी से अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, यही आपकी सेवा करती रहनी है लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एनुअल वैल्यू क्या होती है, किसी घर की लेट आउट प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रेंटल इनकम कैसे निकाली जाती है, उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड कैसे निकाला जाता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अब हम जब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की, देखो दो तरह के घर होते हैं। घर हमारे पास है और मेरे पास वो घर मैं रहने के लिए यूज करता हूं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो रेंट आएगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्या मैं कुछ क्लेम ले सकता हूं। तो अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है। जो मैंने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है, घर किराए पे नहीं दे रखा, ये मेरे पास खुद के पास है। तो अगर हम इस बुक की बात, प्लीज मैंने बच्चों से, स्टूडेंट्स आपसे सबसे पूछ रहा हूं बार बार कि आपने ये बुक ले ली है, प्लीज ले लो, ताकि मैं इस बुक के जब क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं तो आपके पास पता हो कौन से पेज का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं बोर्ड पे, मैं इसमें पढ़ूंगा सिर्फ। तो पेज नंबर 189 के ऊपर लिखा हुआ है बिल्डिंग्स सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। जो हमारा टैक्स पेयर है, जो एसएससी है हमारा, उसने जो घर ले रखा है अपने खुद के रहने के लिए ले रखा है। दिस कम्स अंडर सेक्शन 23 ऑफ पैराग्राफ 2, ठीक है। द बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, इट मे बी एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, याद रखना एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल है ये। फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस कैन बी डिवाइडेड एज अंडर, इसमें दो कैटेगरी में हम जा सकते हैं। नंबर 1, हाउस और पार्ट ऑफ हाउस occupied by the owner for the full previous year for the purpose of his own residence। हमारा घर इतना बड़ा था कि इसमें 4 कमरे थे, 4 कमरे में से मैंने पूरे के पूरे को खुद कब्जा करके रखा है, खुद ही रहूंगा, या 4 में से 2 कमरों को किराए पे दे रखा है, 2 कमरों पे मैं खुद रहता हूं, ठीक है। जिसमें कई बार अक्सर पीजी वगैरह चलता है ना, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में चलता है। दूसरा अनऑक्यूपाइड हाउस, इसमें कोई नहीं रहता, खाली है मकान, ना किराएदार रहता है ना मैं रहता हूं, घर खाली पड़ा है। तो सपोज मेरे पास 2 घर है, एक में मैं रहता हूं, एक खाली पड़ा है, तो जो खाली पड़ा है वो अनऑक्यूपाइड हो गया। अगर मैं अपने घर की बात करूं, आधे में रहता हूं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट। इसमें कहानियां बहुत सारी बनती रहेंगी। 4 महीने खुद रखा, 8 महीने किराए पे दे दिया, या 4 महीने किराए पे दे दिया, 8 महीने में खुद रहा, ऐसे भी चलता है। नंबर 2, हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैं बताया ना, 8 महीने खुद रखा, 4 महीने किराए पे दे दिया, या 7 महीने किराए पे था, बाकी किराएदार ने कहा मैं जा रहा हूं आपसे लड़ मोड़ के, मेरे को आपके संग नहीं रहना। जब देखो टाइम पास करते हो, बीच में रंगे करते रहते हो, भैया जा तो अपने घर जा, मैं अपने घर हूं। तो वो 7 महीने रहा, चला गया, 5 महीने मेरे पास रहा मकान। या तीसरा सिचुएशन, मोर देन 2 हाउसेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर, या मेरे पास 2 घर हैं या 2 से ज्यादा घर हैं, तो भी सरकार कहेगी भैया 2 से ज्यादा घर है, इसका मतलब ये तो है कि एक घर पे रहोगे, 2 में तो रहोगे नहीं, दूसरा घर क्या कर रहा है। या तो आप किराए पे दे रहे हो लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो रसीदों को, या दूसरा घर खाली पड़ा है। तो ये सारी सिचुएशंस हमारी आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर। अब जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की बातें करते हैं तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसकी कंप्यूटेशन के टाइम देखिए, आपको सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है इस चीज के अंदर कि जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, पहले इसके लिए पेज नंबर 189 को पूरा पढ़ लेना, अच्छे समझ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यूएशन कैसे होती है। सबसे पहली बात आती है उसकी एनुअल वैल्यू। सबसे पहले एनुअल वैल्यू, भाई ये तो बेस है हमारे हाउस प्रॉपर्टी का, तो इसकी जो एनुअल वैल्यू होती है वो हमेशा रहेगी निल। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यूएशन हमेशा निल रहती है।
माइनस, आपको याद है हमने क्या क्या माइनस किया था? माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स कितने माइनस करेंगे? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू 0 होती है, तो उसके म्युनिसिपल टैक्सेस भी अलाउड नहीं किए जाएंगे, दीज आर नॉट अलाउड। तो इसका मतलब आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी वो क्या हो गई? 0। जीरो। अब अगर इसमें से कुछ भी माइनस होगा तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? लॉस। तो क्या मतलब कहानी हो रही है? अगर आपका दो घर है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक आपका लेट आउट है, तो लेट आउट की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लॉस निकालोगे, दोनों को एडजस्ट करोगे, नेट प्रॉफिट या लॉस आपका कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो जिनके पास 10-10, 12-12 घर होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को लॉसेस में कन्वर्ट करने के लिए 1-2 घर किराए पे नहीं भी देते, और उसके बाद उनकी वैल्यू आती है 0। लेकिन उसके ऊपर से हम क्या माइनस करेंगे? सर 0 तो 0 ही है, इसमें से माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन देखते हैं। एक मिनट पेन लाता हूं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी थी? 30% थी। किसकी होगी? 0 की। तो 0 की 30% कितना होगा? 0 ही होगा ना। तो ये भी 0 हो गया। लेकिन इसमें से क्या माइनस कर सकते हैं? हम माइनस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। या इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी स्टेटमेंट आपकी आती है, लेकिन इसमें एक लिमिट है। इसमें लिमिट कितनी है? आपको याद होगा पिछले केस में हमने क्या किया था कि 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो लोन है हम उसको माइनस कर सकते हैं जितना मर्जी हो, और प्रीवियस ईयर में जितना मर्जी दिया हो इंटरेस्ट ऑन लोन सब दे सकते हो। लेकिन जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उससे कोई इनकम नहीं हो रही, तो उसकी एक्सपेंस की भी लिमिट होगी। लिमिट कितनी है? लिमिट याद रखनी है आपको। मैं ऐसे दो पार्ट बताता हूं, 30,000। द मैक्सिमम लिमिट इज 30,000। 30,000 से ऊपर का इंटरेस्ट ऑन लोन आप अलाउड नहीं कर सकते। लेकिन ये लिमिट बढ़ के हो जाएगी 2 लाख की। ये लिमिट हो जाएगी 2 लाख की इफ लोन इज टेकन आफ्टर 31st March 1999 एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years। मतलब आपने अगर लोन लिया, इफ लोन टेकन आफ्टर 31st March 1999, तो पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि लोन आपने 1999 के बाद लिया। अगर उससे पहले लिया होगा तो ये मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, उसके बाद लिया होगा तो ये। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो। अब लॉजिकल चलो, सपोज किसी ने 1 अप्रैल 1999 को 1 अप्रैल 1999 में लोन लिया, तो 5 साल कब हो जाएंगे? 2000, 2001, 2002, 2003। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2004, 5 साल। तो 2004 31 मार्च 2004 को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपका कोई भी मकान ऐसा नहीं होगा जो 2004 से पहले किराए पे चल रहा हो। मकान तो पूरा बनना होना चाहिए ना। तो अगर आपका मकान बना है 2023 में और लोन आपने लिया होगा, पहले लिया होगा ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट हाउ मच यू कैन डिडक्ट इज द मैक्सिमम लिमिट यू कैन डिडक्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख। 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप इसमें माइनस कर सकते हैं। सर मेरा तो इंटरेस्ट 10 लाख था। 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट। या तो 30,000 अगर ये लोन पहले का होगा तो, लेकिन 2 लाख अगर इसके बाद हुआ है तो। ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नटशेल में कि लॉस ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये प्लीज लिख लीजिएगा कहीं पे भी, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैन नॉट
be more than 30,000 और 2 lakhs। 30,000 या 2 लाख से ऊपर का लॉस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे नहीं दिखा सकते। इससे ऊपर का लॉस दिखाना मतलब पाप का भागीदारी बनना। ठीक है, जल्दी से को नोट डाउन करोगे, जल्दी फिर क्वेश्चन करते हैं जरा, एक जल्दी कर लो। ठीक है, फिर याद करना फिर से, एनुअल वैल्यू 0 होगी, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने मकान बनाने के लिए लिया है उस पर मैक्सिमम लिमिट 30,000 होगी या 2 लाख होगी। 2 लाख कब होगी? अगर लोन आपने 31 मार्च 1999 के बाद लिया है और 5 साल के अंदर मकान कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है, शंका है, कोई डाउट है? नहीं है। लिख लिया, करें क्वेश्चन शुरू, जल्दी नोट डाउन कर लो। दोस्तों बात करते हैं सेकंड पार्ट की। आपका 3 पार्ट होते हैं हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड में। पहला, जब पूरा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खाली है, मेरे पास ही है जी। दूसरा केस, जहां पे मैंने कुछ टाइम के लिए खुद रखा मकान, कुछ टाइम के लिए किसी और को किराए पे दे दिया। यह है पेज नंबर 192 पे लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? Where the house is self-occupied for part of the previous year and let out for part of the previous year। 4 महीने मैंने खुद रखा, 8 महीने किसी को दे दिया, 6 महीने के लिए किराए पे दिया या 5 महीने के लिए किराए पे दिया। उस समय हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये कहते हैं द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शैल नॉट बी निल। अब इस केस में एनुअल वैल्यू को निल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी एक तरह से किराए पे जा सकती है और गई हुई है। तो इस केस में हाफ मतलब एनुअल वैल्यू कैन नॉट बी निल। तो निल थी, हमने कहा नहीं जी, अब ये वैल्यू निल नहीं होगी, जो भी होगा उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा। नंबर 2, sorry, the annual value of self-occupied house shall not be nil if the house or part of the house is actually let during the whole or part of the year। अगर आपने सच में उसको किराए पे दिया हुआ था कुछ टाइम के लिए, तो उसकी एनुअल वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते। नंबर 2, और एनी अदर बेनिफिट देयर फ्रॉम इज डिराइव्ड बाय द ओनर। अगर किराए पे नहीं भी दे रखा, लेकिन उस कमरे से या उस पोर्शन ऑफ द हाउस से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो भी हम उसको एनुअल वैल्यू को 0 नहीं दिखा सकते। तो उसके एनुअल वैल्यू को हम वैसे ही लेंगे, हाई लो हाई, याद है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इन सच अ केस द हाउस विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट हाउस एंड द एनुअल वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 23 पैरा ऑफ द 1। ये याद रखना है आपको कि उस केस को हम लेट आउट ही माना जाएगा। अगर ऐसा केस है तो लेट आउट मानो, घर को लेट आउट मानो, तो एनुअल वैल्यू निल नहीं होगी, जो भी एनुअल वैल्यू होगी उसको देखा जाएगा। तो इसका क्वेश्चन से करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर रेंट 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 100,000, 1 लाख। द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 months। घर 4 महीने के लिए किराए पे दिया हुआ था। एंड द लेट आउट एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। पहला केस 10,000 रुपए किराए पे हमने उसको दे रखा है। तो इसकी कंप्यूटेशन कैसे करी जाएगी? हमें क्या क्या कंपेयर करना है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ द 2, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, लोअर ऑफ द 2, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, हायर ऑफ द 2। यू रिमेंबर, हाई लो हाई। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 80,000, हमें लिखते हैं यहां पे, चलो म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट, फेयर रेंट 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट इन द एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट 1 लाख। नाउ एक्चुअल रेंट, सो इट इज सेइंग क्वेश्चन इज actual rent is 80,000. Actual rent is 10,000 per month. The house was self occupied for 4 months. खुद 4 महीने के लिए रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 महीने, तो लेट आउट कितना हो गया? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है हमारे लिए 4 महीने, 4 month, तो इसका मतलब लेट आउट कितना हो गया?
8 महीने। तो 8 महीने का किराया कितना है? 10,000 के हिसाब से हमारा किराया है एक्चुअल रेंट 80,000। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो कंपैरिजन करेंगे तो हाई लो हाई, तो हाई क्या हुआ? 1 लाख। तो इसका मतलब हमारी एनुअल वैल्यू कितनी हो गई? सो द एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर, सो एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 100,000। 1 लाख रुपए हमारी एनुअल वैल्यू हो गई। अब अगर इस क्वेश्चन में वो कहता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं लास्ट ईयर, कौन पे करेगा? ओनर, टेनेंट नहीं। अगर वो कहता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं तो इसमें से वो म्युनिसिपल टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे। सपोज 10,000 रुपए हमने पे करे तो एनुअल वैल्यू कितनी बन गई? 90,000। तो क्या इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाएंगे? बिल्कुल लगेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा, वही पुराना रूल। तो वो सारे रूल चलेंगे। सिर्फ कंप्यूटेशन कहां पे दिक्कत आई, कहां पे चेंज हुआ? जहां हम एक्चुअल रेंट निकालेंगे। तो एक्चुअल रेंट निकलेगा मतलब ये तो निकलेगा पूरी बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग का, लेकिन ये निकलेगा उस पोर्शन का जितने पे किराया आया आपका। 8 महीने का तो 8 महीने का, 6 महीने का तो 6 महीने का, 4 महीने का तो 4 महीने का। तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट स्टैंडर्ड रेंट का मिल जाएगा, वो ज्यादा हमेशा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? अभी जल्दी से लिख लो अगर लिखना तो। हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेकंड पार्ट, जहां घर किराए पे नहीं, कुछ टाइम के लिए किराए पे है और कुछ टाइम के लिए खुद रखा हुआ है। ठीक है, हटा दो उसको, फिर अगला एक लास्ट पार्ट इसका बचा वो करते हैं अभी। अच्छा, बीच बीच में लगे ना मैं बोर्ड पे सफाई कर रहा हूं तो यार इतने में थोड़ा शेयरिंग कर दिया करो दोस्तों को यार। चैनल की ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही आजकल, पढ़ाने का थोड़ा मोटिवेशन कम होता जा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ के ना एक्चुअल ट्यूशन शुरू कर दूं, फेस टू फेस। 3-3 हज़ार रुपये भी चार्ज करूंगा तो कितने बच्चे आ जाएंगे मेरे पास? 100 बच्चे भी आकर तो 3 लाख रुपए हो यार। अच्छा है मेरे लिए तो, ज्यादा बढ़िया। 3-3 महीने में 3-3 लाख रुपए कमा लूंगा। ठीक है, एनीवेज थर्ड पार्ट, मोर देन 2 हाउसेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ओनर। खुद ही रखे हुए हैं जी, मोर देन 2 हाउसेज। थर्ड पार्ट, इन सेल्फ ऑक्यूपेशन। पहले इसके लिए बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं। दोनों घर पे लॉस होगा, ठीक है, दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब हमारे को सरकार कहती है इस चीज के लिए, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा घर हैं जो दोनों सारे अपने पास ही रखे हुए, किराए पे दिया ही नहीं है आपको, तो हम आपको ऑप्शन देंगे किसी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना, बाकी सारे घर लेट आउट होंगे। किसी एक घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। तो अब खुद दिमाग लगाते हैं, हम कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? हम उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस आ सके, क्योंकि लॉस से हमारे प्रॉफिट कवर होंगे। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस आएगा हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। हम कैसे निकालेंगे? हम उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे, 3 हाउसेज की, 4 हाउसेज की, 5 हाउसेज की। अगर 4 हाउस है, 3 हाउस है, 2 हाउस है, तो हमने कहा हाउस 1, हाउस 2, एनुअल वैल्यू करके देख लो, जिसका एंड में आके लॉस सबसे ज्यादा होगा उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना, बस। इससे ज्यादा कहानी में कुछ नहीं है। तो क्या कहता है सुनो, वेयर द ओनर ऑफ द हाउस इज ऑक्यूपाइज मोर देन 2 हाउसेज फॉर द रेजिडेंस फॉर फुल प्रीवियस ईयर, यानी कि आधे टाइम के लिए रहा नहीं रहा, एक्सेप्ट 2 हाउसेज विच ही चूजेस और फॉर विच ही एक्सरसाइजेज एन ऑप्शन, ऑल अदर हाउसेज आर डीम्ड टू एज लेट आउट। जिस घर को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा उसके बाकियों को हम लेट आउट मान लेंगे। इसका मतलब जो भी स्टैंडर्ड रेंट है वहां का हम उसी को लेंगे, या फिर वो कंपैरिजन जब हम करके आएंगे। द इनकम फ्रॉम द डीम्ड लेट हाउस shall be computed in the same manner as discussed with computation of income from let out house। तो जैसे हमने पार्ट ए किया था, किराए पर मकान दे रखा था शुरुआत में पिछले लेक्चर में, उसी तरीके से बाकी दोनों घरों को हम लोग एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन भी देंगे उसके ऊपर। पॉइंट्स टू नोट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। The question of the house remain vacant or unrealized rent does not arise। इन केसेस के ऊपर सर हमें किराया मिला ही नहीं, भैया किराया जब मिलता ही नहीं तो मिलेगा भी कैसे? सर हाउस खाली रहा कुछ महीने, सर पूरे टाइम आपके पास ही था कर तो खाली किस लिए रहा?
इसमें कोई आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। नंबर 2, द क्वेश्चन ऑफ एक्चुअल रेंट डज नॉट अराइज। जब रेंट पे है ही नहीं तो एक्चुअल रेंट की कहानी कहां से आएगी? तो हाई लो बस वहीं पे रुक लो, कैसे ना, हाई लो वहीं रुक लो, उसके आगे हाई पे जाना नहीं है। तो मतलब मार्केट वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू जो भी हाई आया और जो स्टैंडर्ड रेंट अगर जो भी कम आया, इन दोनों में जो भी कंपैरिजन होगा वो आपका बनेगा एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। द एक्सपेक्टेड रेंट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। The full amount of interest on loan taken for acquisition, construction, repair, renewal of the house will be allowed as deduction। जितना भी आपने पैसा लिया होगा सारा का सारा डिडक्ट कर सकते हो इसके अंदर, या इंटरेस्ट नहीं, सारा का सारा डिडक्ट कर सकते हो। The assessee should choose the house in such a manner that the taxable income from house property is minimum। इसके लिए क्या कहा कि अगर आपको चूज करना पड़े तो इस तरह से करो कि सबका मिला के आपकी इनकम कम हो जाए। वो कब कम होगी? जब एक ऐसा घर चूज करे सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसके ऊपर लॉस सबसे ज्यादा हो जाए। सच एन ऑप्शन कैन बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अभी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 करेंगे हम, जिसको हम 2 मिनट के अंदर करते हैं। इसको प्लीज समझ लो, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। वो क्या है ना कि बीच बीच में ना वो कैमरा से आवाज आती है चिक 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 कि मतलब एक लिमिट के बाद रिकॉर्डिंग रुक जाती है। अब लाइव तो पढ़ा नहीं रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस विच ही यूजेस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000, ऐसे कर लेते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर रहे हैं। H1 H2 फेयर रेंटल वैल्यू, पहले घर की फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर हाउस रेंटल वैल्यू है 1,20,000। दूसरे घर की वैल्यू है 90,000। चलो जी लिख ली हमने। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 10% ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे कर रहे हैं इसका 10% पे किया गया, तो म्युनिसिपल टैक्सेस यही लिख देता हूं, 10% ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू, मतलब इसका 12,000 पे किया होगा और इसका 9,000 पे किया होगा, लिखा ना, ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू। इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन टेकन ऑन 10th April 2022। लोन कब लिया? लोन लिया हमने 10th April 2022। नॉर्मली लोग अप्रैल में लोन लेते हैं ताकि वो 1 साल कंप्लीट होता है ना। फॉर द परचेज ऑफ द फर्स्ट हाउस 2,20,000। तो पहले घर के लिए जो लोन लिया गया वो था 2,20,000। अभी तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, अभी हम सोल्यूशन शुरू नहीं किया कुछ। He borrowed 40,000 at the rate of 15% on 1/4/2022 for the construction of second house। सेकेंड हाउस के लिए उसने लिया 40,000। ये कब लिया? इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको हमने लिया 1/4/2022। ये लिया था हमने 10/4/2022, मतलब आसपास ही लिया लोन, लेकिन इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ही बोरोड 40,000 15% पे, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम इंटरेस्ट। ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट ड्यूरिंग 2020 फॉर सेकेंड हाउस एंड द सेकेंड हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन December 22। ये जो घर था वो December 2022 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। He could not pay the interest during 2022-23, hence paid interest this year for 2 years। पिछले साल वो पे नहीं कर पाया था तो इस साल उसने पिछले दोनों सालों का इंटरेस्ट पे कर दिया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट ऑल्सो, दैट इज 12,600। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड 200 ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाउस रिस्पेक्टिवली। इसका हमें कुछ नहीं करना होता, फायर इंश्योरेंस वगैरह के हमें कोई चार्जेस नहीं लेने, हमें सिर्फ 2-3 चीजों से मतलब है, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट्स इट। तो पहली बार शुरुआत कहां से करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोनों घरों के ऊपर हमारी एनुअल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? हमें देखना ये है, एनुअल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस निल,
एनुअल वैल्यू ऑफ द सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नील। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा जब कोई वैल्यू नील ही चल रही होती है, दोनों वैल्यू को हम नील मानेंगे, तो अगर जब हमारी दोनों की वैल्यू नील चल रही है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमारी नील हो जाएगी। तो हमारा मेन कंप्यूटेशन क्या करना है, हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड केसेस के अंदर, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 2 लाख रुपए का। यू रिमेंबर दैट, क्योंकि लोन हमने 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, तो लोन का मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है हमारा, 2 लाख का। 2 लाख का मैक्सिमम लॉस हो सकता है हमारा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अलाउड अप टू 2 लाख रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है वो बन रहा है 2,20,000। देखो ये पूरा का पूरा अमाउंट 2,20,000 प्लस 15, कुछ चीज मिस हुई है मुझसे, 15 24, इसका 15%, 15% ऑफ सेकेंड हाउस प्लस 6,000, 15 चौके 60, 6,000 रुपए पर एनम। तो 2,20,000 तो इसकी पूरी कॉस्ट और दूसरे वाले हाउस की 6,000 का इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला के हम ऐड करेंगे तो हमारा बन रहा है 2,26,000 और मैक्सिमम लिमिट कितनी अलाउड है, 2 लाख। इसका मतलब जो लॉस आएगा आप कैसे दिखाओगे, एनुअल वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी 0, एनुअल वैल्यू ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी 0, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं होगा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 0, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका पूरा एक हाउस का पूरा दिखा सकते हो, पूरा का पूरा लोन माइनस कर दो और दूसरे वाले का ये करके द मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का लॉस ये आ गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों के दोनों हाउस हमने खुद ही रखे हुए हैं, पूरा के पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसके अंदर कोई पार्टली, कुछ महीने, कुछ 3 ऐसे नहीं है। कुछ होता कुछ इस तरह का कि हाँ पार्टली या कुछ करते तो हम उस केस में निकालते उस पार्टीशन की वैल्यू। यहां पे दोनों वैल्यू 0 है क्योंकि दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एनुअल वैल्यू दोनों केस में 0 ही रहेगी। सिर्फ आपको फायदा क्या मिलेगा कि लिमिट आपको देखने को मिलेगी कि कितनी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपने करना है क्या है, देखो अभी छोटी मोटी कहानी शुरू करेंगे ताकि हमारा बोरियत ना हो हमें। ठीक है, हमने 3 तरह के केस करे जब हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड का पार्ट किया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट होगा। जब हमने लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करी तो 1-2 क्लास में खत्म कर दिया क्वेश्चन करके, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में 3 अलग अलग केस है। पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ दिन सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ दिन हमने टेनेंट को दे दिया, या 2 से ज्यादा मकान है तो क्या करना है, 2 से ज्यादा मकान है तो क्या करना है, लेकिन 2 है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माने जाएंगे। यहां पे कहानी दोबारा रिपीट करता हूं, अगर 2 ही घर हैं तो एक दोनों के दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे, दोनों की वैल्यू 0। लेकिन 2 से ज्यादा घर होंगे तो एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा या 2 को माना जाएगा। दोबारा पढ़ लो एक बार, कहीं स्टेटमेंट गलत ना हो जाए गलती से भी। लॉ है भैया, कल को पकड़ लोगे आके आप। हाँ, 2 से ज्यादा घर है तो, हाँ प्लीज मैंने शायद गलती से कुछ गलत बोला होगा तो रिपीट कर देता हूं। अगर 2 घर हैं, 2 हाउस है तो दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो, अगर 4 है तो 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और 2 को लेट आउट माना जाएगा। तो ये जो 2 लेट आउट होंगे इसकी वैल्यूएशन आप नॉर्मल तरीके से करेंगे और इन 2 को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए किया, कल को आप उसको कमेंट में लिखो सर आपने ऐसा कहा था, नहीं 2 घर हैं तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानेंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकी को हम लेट आउट मानेंगे। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर होगी। तो दोस्तों अभी जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करो। आप लोग मेंबर्स हो इस फैमिली के तो प्लीज और फैमिली के अंदर मेंबर्स को जुड़वाने में मदद करो, क्योंकि इस चैनल को आगे जितना बढ़ाओगे मेरा मोटिवेशन उतना तेज होगा आप लोगों को पढ़ाने का। तो विद दैट आई टेक अ लीव फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ पीजीबीपी की रिकॉर्डिंग चालू कर चुका हूं मैं, तो जल्दी जल्दी पीबी की जो देखा कभी कभी पढ़ा के थक जाते हैं, कितना बोलते हैं हम लोग,
तो उसके अंदर पीजीवीपी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो चालू हो चुकी हैं, जल्दी जल्दी अब वो लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे और कोशिश रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो 1 महीना हो चुका है, जैसे मैंने कहा था 3 महीने का सिलेबस ढंग से दिमाग में रखो और 1000 रुपये के अंदर आपकी पूरी कोचिंग खत्म हो जाएगी, जिसमें से 600 की तो बुक ही है। 300 साढ़े 300 रुपये आप यूट्यूब को दोगे, उसमें से मुझे 200-300 रुपये मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।